नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन, समग्र विकास और लोक कल्याण की दिशा में किए गए कार्यों को 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी ने एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने राज्य सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। समग्र विकास एवं लोक कल्याण को समर्पित सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित पत्रकार बंधुओं से वार्ता में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनका प्रभावी क्रियान्वयन किस रूप में हुआ है, या आज इसी से आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान देश के अंदर अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की ही बात करूं, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था। हम लोगों ने हमेशा इस बात को माना है कि विकास की जो ये अवधारणा है, हमें पहले अपने उन सेक्टर को चिन्हित करना पड़ेगा जिसमें हमारे लिए सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण संभावना है। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही इस दिशा में 2 सेक्टर में बहुत आगे बढ़कर के काम करने वाला राज्य रहा है। इसमें एक कृषि प्रधान देश, प्रकृति और परमात्मा के असीम कृपा का यह प्रदेश, अत्यंत उर्वरा भूमि, पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन, हमारे पास एक बड़ी आबादी यहां निवास करती है। इन सब को उचित और व्यवस्थित नियोजित करके हम देश के लिए खाद्यान्न उत्पादन का एक बास्केट बनकर के उभर सकते थे। तकनीक का उपयोग करके किसानों की आमदनी को कई गुना आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन 17 के पहले उत्तर प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। 17 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि सेक्टर में एक वीरानी छाई हुई थी। लेकिन इन 2017 के बाद ये डबल इंजन की सरकार ने जो व्यापक परिवर्तन किए हैं वह हम सबके सामने है। आपने देखा होगा जो कृषि की दर थी उत्तर प्रदेश में, वह 2016-17 तक केवल 5% के आसपास थी। आज बढ़कर के 13.5% से अधिक हुई है। और उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इसके कारण 28% की बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। और इसकी शुरुआत हमारी कैबिनेट ने, पहले ही कैबिनेट ने की थी। प्रदेश के अंदर 36,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी के कार्यक्रम को लेकर के आज उसी का परिणाम है कि जिस प्रदेश में 16-17 तक कुल यहां पे 557 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, आज उसी प्रदेश में हम लोग गत वर्ष ही 668
लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन किए हैं, यानी ये 20% खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी एक वर्ष में ही उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ऋण मोचन की योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना तक हर एक क्षेत्र में आज किसान को डीबीटी के माध्यम से धनराशि जाती है। देश में आज के दिन पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,61,000 से अधिक किसानों को 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में गई है। प्रदेश के अंदर सिंचाई की क्षमता में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। ये वही प्रदेश है वर्षों से जहां पर सिंचाई की परियोजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। अर्जुन सहायक हो, बाणसागर हो, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, 40 वर्षों से योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। इस दौरान इन 8 वर्ष के अंदर प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहयोग लेकर के इन सभी परियोजनाओं को पूर्ण किया। लगभग 23 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को दी। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कराए। प्रदेश के अंदर कृषि विश्वविद्यालयों का उन्नयन किया। एक नए कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए और 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में कार्य प्रारंभ किए। टेक्नोलॉजी मिली, अच्छे बीज मिले। परिणाम क्या हुआ? धान में, गेहूं में, दलहन में, तिलहन में, श्रीअन्न में, हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश एक नई स्पीड के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसकी झलक मैं इसी बात से आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था, अनुमान करिए व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने 3 नई चीनी मिलों की स्थापना की, 6 चीनी मिलों की पुनर्संचालन की कार्रवाई की, 38 चीनी मिलों का विस्तार किया और वर्तमान में 122 चीनी मिलें प्रदेश के अंदर क्रियाशील हैं। 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और यह पिछली सरकारों के 22 वर्ष के कार्यकाल की तुलना अगर इसे किया जाए, उन्होंने 22 वर्ष में जितना किया उतना हमारी डबल इंजन की सरकार ने मात्र 8 वर्ष में किया। उससे भी 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों के खाते में उपलब्ध करवाने का काम किया। इथेनॉल के नए प्लांट लगाए। 2017 तक केवल 42 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता था। आज के दिन पर यह 177 करोड़ लीटर। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 25 मार्च 2025 को अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर बीजेपी ने मध्य देश भर के कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है, जिनमें सरकार के तहत किए गए कार्यों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। लखनऊ में खास तौर पर इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर भर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जिनमें योगी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां प्रदर्शित की जा रही हैं। इन पोस्टरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों का निर्माण, कानून व्यवस्था में सुधार और राज्य के समग्र
विकास से जुड़ी योजनाओं का बखान किया गया है। योगी सरकार के 8 सालों में प्रदेश के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। खासकर प्रदेश के हर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़क निर्माण और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के कई उदाहरण सामने आए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देश की आस्था, संस्कृति और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने उन लोगों पर तीखा प्रहार किया जो इतिहास के आक्रांताओं और तारीफ करते हुए उनके कृत्यों से महिमा मंडित करते हैं। सीएम योगी ने कहा, जो लोग भारत की आस्था, संस्कृति और बहन बेटियों का अपमान करते हैं वे कभी भी देश के लिए आदर्श नहीं हो सकते। ऐसे लोग समाज के लिए कोई सकारात्मक योगदान नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति द्वारा हाल लिए दिए गए बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अपने देश की संस्कृति और धार्मिक मूल्यों की संरक्षित रखते हुए बात की है, जो भारत के दृष्टिकोण से भी सम्मान है। कोई संदेह नहीं, और मैं फिर इस बात को कहता हूं कि महापुरुषों का, देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों का जो सम्मान नहीं कर सकता, उस व्यक्ति के लिए और उस कौम के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, उसके लिए कोई जगह नहीं हो सकती। जो लोग आक्रांता थे, जिन लोगों ने भारत की आस्था पर प्रहार किया, जिन लोगों को भारत और भारतीयता से नफरत थी, जो भारत की बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालते थे, जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते, भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग कभी भी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, इन्हें तनिक भी अपने अस्तित्व पर, अपने वजूद पर तनिक भी अगर इन्हें अपने वजूद के लिए थोड़ी भी शर्म महसूस होती हो, तो इनको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के द्वारा रिपब्लिक डे परेड के अवसर पर दिए गए बयान का स्मरण करना चाहिए, जब उन्होंने कहा था, एक देश का राष्ट्राध्यक्ष कहता है कि अगर हमारा डीएनए कभी जांचा जाएगा तो भारतीय निकलेगा। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश है, और उनका ये बयान भारत के अंदर विदेशी आक्रांताओं को अपना आदर्श मानने वाले लोगों की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं इस बयान के बाद वे लोग भी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और भारत के इन महान योद्धाओं के बारे में, महान क्रांतिकारियों के बारे में श्रद्धा का भाव रखेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आगामी त्योहारों और कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा इंतजामों को पहले से ही सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरा 25 से 27 मार्च तक होने वाली प्रदर्शनी को करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी विशेष कार्यक्रम, सरकार की प्रमुख योजनाओं को दी जाएगी जानकारी। तारामंडल के क्षेत्र के महंत दिग्विजय नाथ में होंगी प्रदर्शनी।
वहीं आपको बताते चले यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भी विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। 25 से 27 मार्च तक होने वाली प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। कल सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जहां 25 से 27 मार्च तक होने वाली प्रदर्शनी का करेंगे शुभारंभ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। साथ ही यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जो सरकार की प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। वहीं तारामंडल क्षेत्र में महंत दिग्विजय नाथ को भी आपको बताते चले शामिल। तो वहीं आपको बताते चले यूपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यह विशेष कार्यक्रम। तो वही राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर स्थल पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इंजीनियरों के साथ परियोजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और काम की प्रगति का जायजा लिया। तो वही नृपेंद्र मिश्रा ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। तो वही मंदिर निर्माण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का पर भी उन्होंने जोर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी ने 28 जिला अध्यक्षों के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आंतरिक खींचतान और गुटबाजी इसका मुख्य कारण मानी जा रही है। सांसदों और स्थानीय विधायकों के बीच सहमति न बनने के कारण जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा नहीं हो सकती है। तो वहीं प्रदेश के 9 जिलों में जिन 28 जिलों में अब तक जिला अध्यक्षों के नाम तय नहीं हो पाए हैं, उनमें शामली, अमरोहा, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, बागपत, कानपुर, झांसी, महानगर, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, लखीमपुर, अयोध्या महानगर, अयोध्या जिला, जौनपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर और सिद्धार्थनगर, देवरिया, फिरोजाबाद, अलीगढ़ जिला और अलीगढ़ महानगर शामिल है। तो वहीं जामा मस्जिद सदर प्रमुख और शाही मस्जिद कमेटी प्रमुख जफर अली और मुरादाबाद जेल से लाया गया। उन्हें 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जफर अली को बाद में चंदौली कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं महुआडीह थाना क्षेत्र के हेतिमपुर चौकी प्रभारी गोपाल प्रसाद राजभर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो फरियादियों की सुनवाई के बजाय गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि जब फरियादी अपनी समस्या लेकर चौकी पहुंचे तो उन्हें चौकी प्रभारी ने उनसे गाली गलौज की और उन्हें अपशब्द कहे। ये घटना महुआडीह के तहत हेमतीपुर चौकी पर हुई, जब कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचे थे। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से न लेकर उल्टे गुस्से में आकर उनसे गाली देना शुरू कर दिया। मर गए हो नेतागिरी 2 मिनट में उतार दूंगा, जान लेना आपको। तो वहीं मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थिलविग और मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा ने आगरा में प्रसिद्ध ताजमहल का दौरा किया। दोनों ने ताजमहल की ऐतिहासिक खूबसूरती की सराहना की और इस विषय धरोहर स्थल की संस्कृति और इतिहास के बारे में जानकारी ली। ताजमहल के दौरे के दौरान दोनों सौंदर्य प्रतियोगिता विजेताओं ने अपने अनुभव साझा किए और भारतीय धरोहर को लेकर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया भी दी।
तो वहीं शाहाबाद कोतवाली में पाली रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास आमने सामने दो कारों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में कई लोग गंभीर चोटें आईं तो घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल भी भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के देवबंद सर्किल थाना बड़गांव क्षेत्र में मोरा गांव के पास निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक पिलर गिर गया। यह घटना क्षेत्र के निर्माण कार्य के दौरान हुई। हालांकि पिलर गिरने से किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन घटना से आसपास के लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। तो वहीं निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं आपको बताते चले, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एक पिलर गिरने से आसपास के लोगों में बड़ी हलचल। निर्माणाधीन पिलर गिरने से यह हलचल, लोगों में पिलर गिरने से ये चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं डी थाना क्षेत्र में नेवलगंज मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा साइकिल से जा रहा था जब ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसे जिला अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया, जो परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी हैं। उनके इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर राज्य सरकार ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। रायपुर एयरपोर्ट के से लेकर राज्य विधानसभा तक हर जगह सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि राष्ट्रपति का दौरा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। तो वहीं राष्ट्रपति मुर्मू के रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित कई बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। तो वहीं राष्ट्रपति को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित भी किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए रवाना हुई, जहां वे राज्य की सरकार के अधिकारियों और नेताओं से मुलाकात करेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। तो वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छोटे व्यापारियों के लिए एक नई योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, हमने छोटे व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की है, जो उन्हें काफी फायदेमंद साबित होंगी। इस योजना में से न केवल बड़ी औद्योगिक इकाइयों और करदाताओं को लाभ मिलेगा, बल्कि छोटे करदाताओं को भी इसका फायदा होगा। करदाताओं की मेहनत और योगदान के कारण ही राज्य का विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसी योजनाएं राज्य की और देश की तरक्की में मददगार साबित होती हैं। देखिए, आज हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसका लाभ मेरे लाखों छोटे व्यापारियों को मिलेगा। हमने इस स्कीम के माध्यम से जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए। तो वहीं जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़े राष्ट्रीय गान विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सक्रिय हैं और सर्दी के बावजूद उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री के कई कार्यक्रम लगातार चलते रहे और ये चुनावी साल है। विपक्षी नेता जिस प्रकार का भाषण का प्रयोग कर रहे हैं, वो बिहार की जनता देख रही है। वे जानते हैं कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे आने हैं, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बात एक चीज बता देता हूं,
मुख्यमंत्री जी जितना एक्टिव है, अभी आप लोग देखे हैं कि अभी इस ठंड में भी पूरा यात्रा वो करके आया है और उनका लगातार कार्यक्रम चलता रहता है। चुनावी साल है और जिस तरह की भाषा प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता सब बात पे नजर रखी हुई है। चुनावी साल है, डिस्परेशन हो रहा है, लोकसभा का रिजल्ट भी लोग देख चुके हैं, बाय इलेक्शन का रिजल्ट भी देख चुके हैं, तो दीवाल की लिखावट पता है कि चुनाव में क्या होना है, क्या रिजल्ट होना है, तो बोल रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।